नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जो पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, और जो पहले से नहीं जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि यह कक्षाएं चलेगी कक्षा 10वीं के लिए। कक्षा 10वीं के लिए एक स्पेशल बैच है जिसे प्रयास बैच के नाम से जाना जाएगा। किसके? प्रयास बैच। प्रयास ये स्टार्टिंग है कक्षा 10वीं का मैथ, और ऐसे ही और सब्जेक्ट के वीडियो आपको डाले जाएंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। ये सिर्फ आपके बोर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जितने भी पेपर होते हैं, चाहे जैसे अगर मान लीजिए आप एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में एक पेपर होता है सुपर 100। अगर आप इसको पूरी तरीके से, अगर सही तरीके से आप देखते हैं पूरे वीडियो और सही तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो सुपर 100 के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। फिर से आपको वहाँ से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ सिर्फ आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका इसमें काम बन जाएगा। 100% सिलेक्शन की वहाँ पर आपकी चांस बन जाएगा। इसके साथ ही 10वीं के बाद आप देते हैं किसका पेपर? CHS का पेपर देते हैं, सैनिक स्कूल का। तो उसमें भी संभावना आपकी रहेगी। और कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए अगर आप किसी भी स्कूल में अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ अगर कोई भी इंट्रेंस होता है तो उन सब के लिए इसमें तैयारी कराई जाएगी साथ में ही। क्योंकि इस सिलेबस में सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपको प्रश्नावली पढ़ा दिया गया और जो प्रश्न आ गए उसको रटा दिया गया, तो ऐसा अगर जो सोच रहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ प्रश्नावली नहीं कराई जाएंगे, बल्कि किसी भी चैप्टर के अंदर जो भी संभावित आपके प्रश्न हो, चाहे किसी भी पेपर में आने वाले, और साथ ही उस चैप्टर के बारे में पूरा निचोड़, यानी कुछ भी उसमें से अगर पूछा जाए तो आप लोगों को बनता रहे। यानी आपको NCERT जो होती है, NCERT, ठीक है, NCERT क्लास 10 की मैथ की पूरी इसको आपको बताया जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? पढ़ने का तरीका बहुत लोगों का अलग रहता है। भाई पहले उदाहरण पढ़ा देते हैं और फिर प्रश्नावली करा देते हैं, ख़त्म काम। या बहुत लोगों का रहता है कि सिर्फ प्रश्नावली कराते हैं, क्योंकि वहाँ से बच्चे से बोल देंगे कि भाई बच्चे से प्रश्नावली नहीं बन रहा है, उदाहरण अपने से देख लो। तो ये दोनों मेथड यहाँ पर उपयोग नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आपको पहली बात तो पाठ की जानकारी दी जाएगी। दूसरा, फिर आपको उदाहरण जो हैं उसको कराए जाएंगे। तीसरा, फिर आपको प्रश्नावली के प्रश्न भी कराए जाएंगे। इसके जैसी जो आपकी फैसिलिटी है ये न तो आपके शायद स्कूल में न मिले ऐसी, न ही आपको किसी कोचिंग क्लास में मिले, और न ही शायद किसी ऑनलाइन पेड क्लास में मिले। तो एक बार जब ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एक वीडियो जो आपके चैप्टर से होने वाली है तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, आप लोग रिकमेंड करिएगा और लोगों को, और लोगों को बताइएगा इस क्लास के बारे में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चाहे वो आपके आस पड़ोस के हों, या आपके भाई बहन हों, या आपके कोई भी रिश्तेदार हों, ये सभी को आप बता सकते हैं और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और संभवतः डेली वीडियो आएगी आपकी। नहीं कह सकते कि किसी कारणवश अगर शायद एक आध 2 दिन रुक सके तो रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेली वीडियो आएगा। तो ये क्लास किस लिए है? ये वीडियो ये है इंट्रोडक्शन के लिए, यानी परिचय के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी अभी इसमें से भी अगर लग रहा है कि नहीं, क्या जो ये पढ़ा रहे हैं तो क्या पेपर में आ रहा है, तो आप लोग चाहे जा करके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा सुपर 100 के प्रश्न जो आपसे कराए गए थे, क्या वो रियल पेपर में आए हैं? बहुत प्रश्न उसमें से आए हैं। वो तो मैं सिर्फ एक MCQ सीरीज कराया था उसके बेस पर, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आपको कराया जाएगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो 10वीं बेस पर,
अगर 10वीं से मैं, क्योंकि ये 10वीं का मैं बात कर रहा हूँ, तो 10वीं का कहीं से भी आ जाए, और मैथ स्पेशल की अगर मैं मैथ की बात करूँ या हर सब्जेक्ट की अगर बात करूँगा, तो यहाँ से तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पेपर का हो। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट हमारा जो आता है, पहला चैप्टर, वो क्या रहता है? वास्तविक संख्याएं 10वीं में। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इससे भी पहले स्टार्ट करेंगे। इससे भी पहले जो हमको मिलेगा वहाँ से हम लोग देखेंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या मिलता है हमको? देखिए, यहाँ गणित है, फिर यहाँ पर क्या है? गणितीय निर्देशांक, निर्देशन दिया है, गणितीय निदर्शन, गणितीय निदर्शन A2। बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आपको इसका मैं उपयोगी बता दूंगा, तो आप लोग भी इसको पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि बुक इसलिए आपको दी जाती है कि आप लोग उसका खाली टाइम पर पूरा यूज करें, और आपको पढ़ना ही रहता है हर चीज़। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्नावली पढ़ लेंगे, प्रश्नावली को रट लेंगे और उनका निकल जाए, सोचते हैं कि बस मेरा निकल जाए। तो भाई ठीक है, आप बोर्ड में तो आप निकल जाएंगे, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में फिर आपको निकलने के लिए वहाँ से समस्या हो सकती है। यानी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो वहाँ पर थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ पढ़ते जाते हैं, जो मैं आपको बताता जाऊँगा, अगर आप उसको फॉलो करते गए, तो ये समझ कर लीजिए कि 90 प्लस तो आपके कहीं नहीं गए। 90 प्लस तो 100% है कि 90 प्लस ही आएगा, उससे नीचे तो संभावना नहीं है, अगर आप कुछ गलती अपने से न करें तो। भाई पता चले मैं यहाँ बता दिया, अब जा करके वहाँ पेपर में कुछ उल्टा पुल्टा लिख करके आ गया, तो भाई उसकी तो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे हर चीज़, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो एक गणितीय निर्देश रहा। अगला देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? गणितीय उपपत्तियाँ। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो गणितीय उपपत्तियाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? कहीं रैंडम से नहीं स्टार्ट कर देंगे कि नहीं सबसे पहले पाठे पढ़ा दो, पाठे पढ़ा दो। तो पहले आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि क्लास 10वीं का जो मैथ है उसका सिलेबस पता हो, ठीक ना? सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि हाँ 10वीं मैथ का आपका सिलेबस क्या है, उसके बाद ही आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? गणितीय उपपत्तियाँ से। लेकिन गणितीय उपपत्तियों से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, पहले सिलेबस क्या है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या रहता है मैथ का। इसके बाद ही आगे चलते हैं, गणितीय उपपत्तियाँ उसके बाद देखेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पर क्या दिया है? विषय सूची। विषय सूची यानी सिलेबस जो होता है 10वीं का, ये आपकी बुक में रहता है। आप पेज नंबर में शुरू में ही देखेंगे तो 2-4 पेज में आपको मिल जाएगा, शुरुआत के ही पेज में। ठीक है, तो यहाँ आमुख लिखा गया है, यहाँ प्रस्तावना, यहाँ पर। अब देखिए पहला पाठ जो आ रहा है, पाठ यहाँ है, पाठ के अंदर में सब पाठ है, यानी चैप्टर। जैसे चैप्टर मान लीजिए एक दे दिया, ठीक ना? 1.1 बोला, 1.2 बोला, 1.3 बोला, तो ऐसे ही चैप्टर हैं इसमें। तो हम लोग पाठ देखते हैं कि पाठ कौन कौन से हैं। पहला पाठ क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आप लोगों को वास्तविक संख्याएं के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले जरूरी है कि आपको संख्याओं पता होनी चाहिए कि संख्याएं कौन सी होती हैं, भाई कहाँ से संख्याओं की उत्पत्ति हुई। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो क्लास 8 तक अपलोड किया हूँ, जो चाहें तो उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में वहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद हम लोग आएंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में बहुपद देखेंगे। तीसरे चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म देखेंगे। चौथे जो चैप्टर दिया है चौथा, उसमें द्विघात समीकरण को देखेंगे। 5वां में समांतर श्रेणियां देखेंगे। 6वां में त्रिभुज देखेंगे। 7वां निर्देशांक ज्यामिति। 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां वृत्त। 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां सांख्यिकी। और 14वां और लास्ट हमारी प्रायिकता आएगी। क्या आएगी? प्रायिकता। तो इन सब को हम लोग पढ़ते हुए फिर आगे चलेंगे।
तो हमारे पढ़ने का क्रम क्या रहेगा कि सिर्फ आपको रटाना या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताना नहीं, बल्कि हर चीज़ आपका हर एक एंगल बौद्धिक आपका विकास करना है। क्या है? बौद्धिक विकास। यानी आपका बौद्धिक विकास हो, ये नहीं कि बस आप प्रश्न जान लिए इसको रट लो भाई ये आ जाएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चलेगी, वो अलग है। हाँ, अगर आपको वीडियो के बीच में या फिर कहीं भी कुछ भी लगता है डाउट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी आप कमेंट करिएगा, जिससे कोई भी गलत जानकारी दूसरे लोगों के पास न पहुँचे। ठीक है, जिससे मेरी भी सहायता हो सके और आप लोगों की भी, और जो नए बच्चे आने वाले हैं उनकी भी सहायता हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गणितीय उपपत्तियाँ जो होती हैं उसकी भूमिका हम लोग यहाँ देखते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात इसमें ये दिया गया है, अगर इसको पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि ये जो हमारे दैनिक जीवन में तर्क जो प्रस्तुत करने और स्पष्ट चिंतन करने की क्षमता अत्यधिक उपयोगी होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम डेली का कोई भी अगर काम करते हैं तो हम वहाँ पर तर्क प्रस्तुत करें। ठीक ना, ये नहीं कि हवा हवा में बात कर दिए भाई सब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। गणित में क्या है कि हवा हवा में कुछ बात नहीं करना है, चिंतन करना है भाई। ये नहीं कि बस हो गया, हम लोग बस कोई बता दिया कि भाई पता चला कि आसमान गिर रहा है। भाई आसमान गिर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा इस पर हमको चिंतन तो करना पड़ेगा ना। वो भाई तर्क प्रस्तुत करे कैसे गिर रहा है, क्या हो रहा है, वो कुछ बताएगा तब ना, कि बस हवा हवा में बोल दिया कि बस मान लो। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है इसमें। अब यहाँ से प्रश्न जो आते हैं, देखिए बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं इसको हमसे क्या मतलब लेना देना है, इसको नहीं सिर्फ हम प्रश्नावली पढ़ेंगे, जाओ नहीं पढ़ेंगे इसको। तो भाई तो फिर हो गया, तब तो सिलेक्शन हो चुका। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से प्रश्न आपके सुपर 100 में अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। और सुपर 100 ही नहीं, जो बल्कि जितने भी इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो मैं थोड़ा आगे आपको दिखाऊंगा। और अगर आप कुछ फैक्ट नहीं पता रहेगा आपको, ठीक ना, तो आप कैसे उसको कर लेंगे? आपको फैक्ट तो पता होना चाहिए ना। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो फैक्ट पता होना पड़ेगा। आप सोचेंगे हवा हमें बात कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उदाहरण के लिए यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए एक राजनीतिज्ञ यानी एक नेताजी हैं, आपसे यह कहते हैं कि यदि आप साफ सुथरी सरकार चाहते हैं तो आपको मुझे वोट देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आप साफ सुथरी सरकार, यानी उनका कहना है कि मैं साफ़ सुथरा हूँ भाई, और बाकी जितने लोग हैं वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो अब लोगों के मन में क्या चला, ये भाई ठीक है ये तो साफ़ सुथरा है, मैं इसको वोट दूंगा, तभी फिर आगे होगा जो विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रचार कर रहा है वो आदमी, और आपके अंदर एक विश्वास पैदा कर रहा है कि अगर आप उसको वोट देंगे तो फिर सब कुछ साफ़ सुथरा सरकार चलेगी, साफ़ सुथरा काम होगा वहाँ पर, और दूसरे को देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तव में आपके अंदर वह विश्वास पैदा करना चाह रहा है कि आप अगर उसे वोट नहीं दिए तो आपको साफ़ सुथरी सरकार नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि एक विज्ञापन में यह बताया जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो XYZ प्रकार के यानी XYZ कंपनी के जूते पहनते हैं, यानी उनकी कंपनी का अगर कोई जूता पहने तो वो बुद्धिमान हो गया, और बाकी कंपनियों का जो जूता पहने वो बेवकूफ़ हो गया। मतलब इनके कहने का मतलब तो यही निकला ना भाई, जो प्रचार अपना विज्ञापन देते हैं। तो कंपनी आपके अंदर यह बात पैदा करना चाह रही है कि XYZ प्रकार के जूते अगर आप नहीं पहने तो आप बुद्धिमान नहीं बने जाएंगे। बुद्धिमान आप तभी होंगे जब आप उनके कंपनी का जूता पहनेंगे। आपके एरिया का विकास तभी होगा जब आप उनको वोट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको तर्क, हमको सोचने की क्षमता देती है कि भाई कि ऐसा क्या ज़रूरी है क्या कि सिर्फ एक ही कंपनी है जिसकी हम जूता पहनेंगे तो हम लोग बुद्धिमान हो जाएंगे। भाई किसी कंपनी का जूता पहनने से कोई बुद्धिमान हुआ है? अगर हुआ हो तो कमेंट करके बता दो भाई। मैं तो नहीं जानता ऐसा कि कोई जूता भर पहन ले तो बुद्धिमान हो जाए, तब तो सब उसी कंपनी का जूता पहने सब बुद्धिमान हो जाए। और दूसरा चीज़, अगर आप एक नेताजी को आप वोट दिए
तो दूसरे नेताजी को अगर आप वोट देते हैं तो विकास नहीं करेंगे, पता चले कि जिस नेताजी को आप वोट दिए वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार निकल गए, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जिसको आप नहीं दिए बहुत सही आदमी था, उनको आप दूसरे साल वोट दिए तो पता चले वो तो बहुत सही आदमी थे, इस आदमी को देकर मैंने गलती कर दिया। और यही आदमी आपसे बोल रहे थे कि नहीं साफ़ सुथरी सरकार मेरी चलेगी। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है या हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो तर्क और चिंतन का यही मतलब है कि आप लोग कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो हम उस पर तर्क करें, उनसे बात विवाद करें भाई कि आपकी ही सरकार क्यों करेगी, कैसे करेगी, कुछ तो बताइए। कि बस वो साफ़ सुथरी सरकार चाहते तो आप मुझे वोट दे दो। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते तो मेरे जूता पहने। भाई कैसे भैया, आप ही का जूता पहनने से बुद्धिमान हो जाएंगे, बाकी तो कोई तो बुद्धिमान होगा नहीं। तो यहाँ बोला है कि अतः हम तर्क प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सही प्रकार से समझते हैं तो अनजाने में हम इस प्रकार के जाल में नहीं फंसे सकते या नहीं फंसेंगे। अगर आपको तर्क पता है कि भाई ऐसा नहीं है तो आप तो ऐसे में नहीं फंसेंगे। आपको कोई भी कंपनी अपना कुछ भी प्रचार करे, आपसे क्या मतलब भैया, मैं तो जानता हूँ ना इसके बारे में। आगे चलते हैं। तर्क प्रस्तुत करने का सही प्रयोग गणित का आधार है। तर्क जो प्रस्तुत करेगा वो गणित का ही आधार होना चाहिए। उसमें गणित और विज्ञान में दोनों में आधार होता है तर्क प्रस्तुत करने का। विशेष रूप से उपपत्तियाँ, जिसे आप कक्षा 9वीं में आप पढ़े होंगे कि जब हम रेखा गणित का हम लोग कुछ भी प्रयोग करते हैं तो उसको हम उपपत्ति करते हैं, यानी प्रूफ कर रहा। कहते हैं ना कि भाई प्रूफ करो तुम। न्यायालय में जो भी चीज़ होता है तो उनको हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। यानी आप प्रूफ करो कि ये चोर है। भाई चोर है, आप बोल दिए कैसे चोर है, ये इसको प्रूफ करके दिखाओ कि इसने क्या चोरी किया है। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो ये चोर नहीं है, लेकिन आपने तो इसको चोर बोल दिया। तो ये हमारा क्या करना होता है, प्रूफ करना। मान लीजिए गणित कोई बोल दिया कि 2 + 2 = 4 नहीं होता भैया, 2 + 2 = 5, तो ये प्रूफ करो 5 कैसे हो गया। बहुत लोग इसको भी प्रूफ कर देंगे। यूट्यूब में जाएंगे, अभी सर्च करेंगे 2 + 2 = 5 होता है, तो भैया 2 + 2 = 4 सब लोग पढ़ते हैं। तो क्या ये गलत पढ़ाई कर रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा होशियारी वाला हो गया आदमी। तो यहाँ पर प्रूफ जिसका हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि 2 + 2 = 4 ही होता है, 5 नहीं होता। तो 2 + 2 = 4। अब क्या बोल रहा है, आपको उपपत्तियों की संकल्पना के बारे में परिचय कराया गया है और वास्तव में अपने अनेक कथनों, जो कथन होता है तो उसका हम लोग प्रयोग मतलब देखते हैं क्या ये कथन सही है। पाइथागोरस प्रमेय या कोई भी प्रमेय है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रूफ करते हैं, भाई ये प्रूफ सही है कि नहीं। जो भी कथन अगर देगा तो वो या गलत होगा या सही होगा। भाई संशय वाला तो हो ही नहीं सकता कथन कोई ना। कथन होगा तो क्या होगा, या गलत होगा डायरेक्ट या फिर सही होगा। जो गलत होगा हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, जो सही होगा उसको सही करेंगे। तो क्या है, कथन विशेष रूप से ज्यामिति के कथनों को सिद्ध भी किया है। स्मरण कीजिए कि एक उपपत्ति में अनेक गणितीय कथन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक कथन उपपत्ति के पीछे कथन से या पहले सिद्ध किए गए हैं, किए गए प्रमेय में या अधिक अभिगृहित से परिकल्पनाओं से तार्किक रूप से निगमित होता है। उपपत्ति की रचना में प्रयुक्त होने वाला हमारा मुख्य साधन निगमित तर्क की प्रक्रिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर वही उसी के बारे में उपपत्ति के बारे में बताया है, गणितीय तर्क का पुनरीक्षण करना। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि गणितीय जो कथन है, गणित का जो कथन होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या ये सही है जो कथन हो रहा है। स्मरण कीजिए कि कथन एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है। कथन वही होगा स्टेटमेंट जो जिसका अर्थपूर्ण हो, यानी कि आधा अधूरा हो, न तो आदेश होता हो और न फिर उसमें कोई विस्मय हो और न ही कोई प्रश्न हो, तो वो कथन होता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें खेल रही हैं, क्या भाई ये हमारा कथन है। तो कथन किस हिसाब से देख रहा है, इसमें तो पूछ रहा है ना, ये तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सी 2 टीमें खेल रही हैं, यानी ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह इनका हो गया ना। तो कौन सी 2 टीमें, तो यह कथन क्या है, यह एक प्रश्न है। इस कथन, यह तो कोई कथन है, ये नहीं है। आइए, अच्छा जाइए और आप अपना गृह कार्य पूरा करिए। तो ये क्या बोल रहा है, यानी ये किसी को आदेश दे रहा है, जाइए और अपना गृह कार्य पूरा करिए। क्या बढ़िया गोल है,
अब ये क्या है कि विस्मयादि बोधक। अब ये तो बताने क्या बढ़िया गोल है भाई, कैसा है गोल, बढ़िया है, मतलब क्या बढ़िया गोल है, मतलब इनको भी एक विस्मय में डाल दिया, वाह। तो एक कथन इसमें नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यापक रूप से वाक्य निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है, या सत्य होगा या असत्य होगा या संदिग्ध होगा। 9वीं में हम लोग पढ़े हैं कि कथन केवल तभी स्वीकार्य होता है जब वह सत्य हो या फिर असत्य हो। संदिग्ध को हम गणित के कथन नहीं मानते। चलिए अब आप जाइए, यहाँ पर उदाहरण नंबर फर्स्ट आपको मिलता है। यहाँ पर हम लोग कथन देखते हैं और उसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं, उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है। तो बताइए आप लोग, क्या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसको आपको बताना है। जब सौरमंडल में आप जाते हैं, सौरमंडल में ये सूर्य है, सूर्य से एक जितने ग्रह हैं सब हैं, यहाँ पर एक पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य इन सब की एक एक करके परिक्रमा करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट वाला प्रश्न है। अगर आपको तर्क इसके बारे में नहीं मालूम तो आप नहीं बता पाएंगे। अगला देखते हैं, वाहन के 4 पहिए होते हैं। हाँ भाई, वाहन के 4 पहिए होते हैं, लेकिन वाहन के 2 पहिए भी होते हैं, वाहन के 3 पहिए भी होते हैं, वाहन के 6 पहिए भी होते हैं। तो ये भी कथन तो नहीं हुआ, क्योंकि 4 पहिए भर होते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नवंबर से मार्च तक कोलकाता की सड़क बंद रहेगी। सभी मानव नश्वर हैं। ये तो एकदम गलत है कि भाई सभी मानव कैसे नश्वर हो सकते हैं, कोई तो आस्तिक होगा। तो अब वही चीज़ यहाँ दिया जा रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या यहाँ बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यह वाक्य असत्य है। पहला वाक्य जो है तो असत्य है। क्यों? क्योंकि खगोलविदों ने यह स्थापित कर दिया है कि जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक ना। अतः यह एक कथन है। क्या है? यह एक कथन है। भाई कथन का ऊपर क्या आपको बताया था, या गलत हो या सही हो। संदिग्ध वाला तो वाक्य कथन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले एक कथन था कि भाई सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो बाद में आया। तो ये भी एक कथन तो है, लेकिन असत्य है वाक्य। अगला क्या बोल रहा है, इसमें जो बोला है कि उसके 4 पहिए होते हैं, तो भाई यह एक संदिग्ध है, क्योंकि 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 10 भी होता है, पहिए वाला हो सकता है। अतः यह कथन नहीं है, क्योंकि यह संदिग्ध में डाल दिया। यह वाक्य सत्य है, जैसे कि भौतिकविदों ने सत्यापित किया है। अब भौतिकविदों ने क्या सत्यापित किया भाई? भौतिकविदों ने सत्यापित किया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है, अगला टॉपिक क्या, मतलब अगला क्या है, नवंबर से मार्च तक कोलकाता सड़क बंद रहेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी संदिग्ध है, ठीक ना। क्या पता बीच में खुल जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बंद नहीं रहे। अब सड़क के बारे में बात किया जा रहा है, भाई सड़क में कुछ खराबी होगा इसलिए बंद होगी, फिर सही हो जाएगी, फिर चलेगी। अगला तो क्या है, यह एक कथन नहीं है, क्योंकि इसमें संशय है। अगला क्या है, प्रत्येक मानव कभी न कभी मरता है, नश्वर है। यह बोल रहा है नश्वर, यानी कभी मर नहीं सकता। नश्वर का मतलब कभी मर नहीं सकता। तो ऐसा है क्या, कभी कोई ना कोई मानव कभी न कभी तो मरता ही है। तो यह एक कथन है गलत, एक कथन सत्य है, यानी मानव को कभी न कभी मरना ही है। अतः यह कथन आपका कैसा है, सत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। लेकिन भाई जब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या है कि नश्वर का मतलब क्या होता है भाई, ख़त्म ना होना कभी। तो यहाँ वाक्य तो ये सत्य नहीं है, ठीक ना, लेकिन एक कथन है। अगला देख लेते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती है, अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
अगला क्या है, कुछ समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि वे समद्विबाहु त्रिभुज जिनके आधार कोण 60 डिग्री के हैं और समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। यहाँ कुछ के बारे में बात किया गया, यहाँ पर सभी के बारे में बात किया है, तो यह कथन असत्य है, इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये मतलब गलत है, क्योंकि सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं जो कि ऊपर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, परिमेय संख्या को p अपान q के रूप में लिखते हैं, तो ये क्या पूर्णांक हो सकती हैं? तो ये सत्य है कथन भाई, ये होता है कुछ संख्या, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया ही गया है कि 3 बराबर 3/1, 3 जो है एक परिमेय संख्या है और एक पूर्णांक भी संख्या है, क्योंकि p अपान q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। -3 है मान लीजिए, तो -3 को हम क्या -3/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा क्या दिया गया है। अगला दिया है कि सभी, अच्छा, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, ये भी सही है, कुछ भाई होते हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ पूर्णांक नहीं होते हैं, कुछ पूर्णांक होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक संख्या जो होती है परिमेय संख्या नहीं होती हैं, एक गलत है। ठीक है, तो कथन तो है लेकिन एक गलत है। इसके बाद क्या है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक भी परिमेय संख्या नहीं है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक भी परिमेय संख्या नहीं है, तो यह वाक्य असत्य है। जैसा कि जैसे सबको पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या होती तो है, तो एक कथन गलत है, यह वाक्य जो है वो असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उदाहरण के रूप में दिया गया है और इसका उत्तर आपको बताना है। अब यह तीसरा और प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि x छोटा है 4 से, यानी x का वैल्यू हमको 4 से छोटा रखना है, तो निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? आप अपने उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है। तो देखिए, पहला नंबर हम लोग अगर लेते हैं तो 2x बड़ा रहेगा क्या 8 से, बोल रहा है, यानी x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो हम लोग 3 रख करके ही देख लेते हैं। तो 2 गुणे 3 क्या बड़ा हो जाएगा 8 से, तो 2 गुणे 3 यानी क्या है, ये 6 हो गया। तो 6 8 से बड़ा होता है कि 8 6 से बड़ा होता है, तो एक गलत हो जाएगा। तो यह क्या है, कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 से, क्योंकि हमको 4 से छोटा रखना है, 4 से बड़ा तो रखना नहीं है, तो 3 ही आएगा। तो यह इसको संतुष्ट नहीं करेगा, यानी एक गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 है और 6 जो है 8 से छोटा है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, 2x बोल रहा है, 2x से बड़ा है 6। अब देखिए x के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 और 1, 3 रख करके देखिए, तो 6 से बड़ा है क्या 6? नहीं, 6 और 6 बराबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, असत्य है। क्यों? क्योंकि 6 6 बराबर है, बड़ा नहीं है। अगला क्या है कि 2 गुणे 3 बड़ा है क्या 8, यानी 6 बड़ा है 8, यानी 6 छोटा है 8 से, ये वाला, हाँ ये सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने उत्तर का औचित्य प्राप्त करेंगे, यानी हमको x का वैल्यू अगर रखेंगे तो इन सब में से हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपको उसमें अच्छे खासे पूछते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जो उपयुक्त प्रतिबंध लगा करके निम्नलिखित कथनों का पुनर्कथन आपको देना है, जिसमें कि वे कथन सत्य हो जाए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। ये आपका क्या बोल रहा है, कथन आपको बोला जा रहा है, तो क्या ये सत्य है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। क्या? जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब बराबर होते हैं तो वो एक क्या होता है, आयत होता है। तो बोल क्या रहा है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण, या किसी भी चतुर्भुज, तो कौन सा समांतर चतुर्भुज। अगला क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के बंद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगला क्या है, सभी धन पूर्णांक p के लिए रूट q अपरिमेय होता है। सभी अभाज्य संख्याओं p के लिए रूट p अभाज्य होता है। सभी धन पूर्णांक के लिए नहीं बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं के लिए।
क्या, सभी अभाज्य संख्याओं के लिए, यानी अगर इसको सत्य असत्य के बेस पर किया जाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है सभी द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होते हैं। तो सभी द्विघात समीकरण से अधिक 2 वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 अधिक वास्तविक मूल होते हैं। अब जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलता है, हमारी प्रश्नावली A1.1 यहाँ क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन है या नहीं। पहला चीज़ तो आपको ये बताना है कि ये कथन है या नहीं। दूसरा, यदि कथन है तो बताइए कि वे सत्य हैं या फिर असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी आपको देना है। तो मैं इसमें से 2-4 बताऊंगा, आप 2-4 बता दीजिएगा बराबर, और अगर नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगला वीडियो लाने से पहले अगर आपका कमेंट आता है तो उसको हम लोग उस आंसर को ऐड कर लेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट नहीं करते, इसका मतलब मुझे मालूम है कि आपसे बन जाएगा। अगर बन भी रहा है फिर भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकें रोचक होती हैं। ये बोल रहा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों के बारे में बोल रहा है कि रोचक होती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको सभी गणित की सभी पाठ्य पुस्तक रोचक लगती हैं? कोई भी पाठ्य पुस्तक क्या सभी रोचक हो सकती हैं? सभी की बात जब कर दिया गया तो उसमें आप डाउट कर लीजिए। तो क्या ये सत्य है? नहीं, यह असत्य है। लेकिन ये क्या है कि एक कथन तो हो ही सकता है ना भाई, एक कथन तो है स्टेटमेंट, क्योंकि सत्य होगा तो भी असत्य होगा तो भी, बस संभवतः न रहे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। आप इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट बेस पर है। अगर आपको पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मालूम होगा तो आप इसका आंसर बता लेंगे। क्या सभी मानव वृद्ध हो जाते हैं? तो भैया सभी मानव वृद्ध होते ही हैं। क्या होते हैं? सभी मानव वृद्ध होते हैं, इसलिए सही है स्टेटमेंट। उत्तरकाशी में हर्षिल की यात्रा थका देने वाली है। अब तो भाई देखिए, मैं तो वहाँ गया नहीं, लेकिन आप फैक्ट आप गूगल पर एक बार सर्च करिएगा। क्या उत्तरकाशी से हर्षिल की यात्रा जब जाते हैं तो थका देती है? पहली बात तो है कि आप कहीं से भी यात्रा में जाएंगे तो थकेंगे तो ही है, तो थका देती है, ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा चेक। अगला क्या है, महिला ने बाइनाकुलर से एक हाथी देखा। अब ये जरूरी तो है नहीं कि महिला ने देखा कि पुरुष ने देखा कि कौन देखा। तो क्या महिला ने बाइनाकुलर से एक हाथी देखा था या नहीं? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। मैं क्योंकि सभी बता दे रहा हूँ, 1-2 आपके लिए छोड़ूंगा जिससे आप जरूर बताएंगे। अगला क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। अपने औचित्य का कारण बताना है। तो सभी षठभुज बहुभुज होते हैं। बहुभुज का मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज हो गया, तो ये तो हमारा सही होगा। कुछ बहुभुज पंचभुज होते हैं, तो भाई पंचभुज तो होगा ना। बहुभुज यानी 2 से अधिक निकला, यानी वो आपका 3 हो गया तो त्रिभुज हो गया। तो इसमें भी बहुत से भुजाएं आ रहे हैं, लेकिन 3 से अधिक अगर गया तो बहुभुज में आ जाएगा, तो पंचभुज होती ही है। सभी सम संख्या 2 से भाज्य नहीं हो सकती। तो भाई अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि सम संख्या होती कौन कौन सी हैं। 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो बोल रहा है सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि क्या 2 से कट जाएगा या नहीं, सब क्या कट जाते हैं या नहीं, तो आपको बताना है। तो अब हमको अगला क्या मिल रहा है, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं। आपको वास्तविक संख्या के बारे में पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो क्या वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है? यानी वास्तविक संख्या के बारे में पूछ रहा है, उसमें अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, सॉरी परिमेय नहीं होती? तो ये तो गलत है भाई। सभी वास्तविक संख्या, इसका मतलब बोल रहा है अपरिमेय होती हैं। तो क्या सभी वास्तविक संख्या रूट में होती हैं? नहीं, तो एक गलत हो जाएगा कथन। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए कि a और b वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a × b नॉट इक्वल टू 0, a b का मान जो है वो b के 0 के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और उसका औचित्य भी आपको बताना है। इसका मतलब है क्या कि a का मान लीजिए कोई भी वैल्यू दिया है 1, b का भी वैल्यू दिया है 1, तो इसका मान हमको 0 प्राप्त हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन
एक, क्योंकि एक का मतलब बराबर जीरो इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए एक का एक के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एक के साथ करेंगे तो एक आएगा, तो क्या है जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू हमको जीरो नहीं प्राप्त होना चाहिए, यानी एक प्राप्त हो जाए वो चल जाएगा लेकिन जीरो ना हो, ये बोल रहा है। ए और बी का मान हमको जीरो नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि पहले अगर मान लीजिए ए का वैल्यू या जीरो हो या बी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो जीरो ही प्राप्त होगा, यानी ए का भी वैल्यू जीरो ना हो और बी का भी वैल्यू जीरो ना हो, दोनों का अगर जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हमको मिल रहा है, ए और बी दोनों अनिवार्यतः शून्य होने चाहिए, यानी ए और बी दोनों को अगर हम शून्य कर देंगे तो भाई जीरो आ जाएगा, तो एक गलत हो गया, तो एक गलत है। अगला क्या है, ए और बी दोनों शून्योत्तर होने चाहिए। अब शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, अब शून्योत्तर का भी मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ निम्नलिखित कथनों में से ऐसा पुनः कथन दीजिए जिसमें कि वे सत्य हो जाए। तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो ए क्या बड़ा होगा बी से, यानी मान लीजिए अगर हम ए का वैल्यू एक रखते हैं, ठीक ना, हमको ए का वैल्यू अगर एक रखे और बी का वैल्यू अगर दो रखे, तो क्या हो रहा है, ए का वैल्यू अगर एक रख रहे हैं तो एक हो गया, एक क्या बड़ा है दो से, नहीं, तो ए बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए अगर बड़े की हमको बड़े मान लीजिए एक तरीके से रखना है, दो इसको रखते हैं और एक उसको रखते हैं, दो का स्क्वायर इंटू एक का स्क्वायर, तो हमारा ए बड़ा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जिस भी संख्या करेंगे आप बड़ी संख्या का स्क्वायर तो बड़ा ही होगा, तो हमारा ए तो ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर बड़ा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर है अगर, तो एक्स और वाई का भी वैल्यू बराबर आएगा, ये भी सत्य है, क्योंकि दोनों अगर मान लीजिए हम दो रख रहे हैं तो दो का वर्ग चार होगा, चार और वाई का भी वर्ग चार हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स बराबर जीरो है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x बराबर जीरो जब हम लोग रखते हैं तो क्या हमारा निकल के आएगा, बताइए। x बराबर जब जीरो रखेंगे, इस वाले में ये भी कर सकते हैं कि x बराबर जीरो y है तो हम y स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू जो हमारा x का वैल्यू जीरो दिया है, यानी जीरो प्लस वाई स्क्वायर, जीरो प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो गया प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारा बराबर हो गया। अगला क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक ना। क्या चतुर्भुज जो होता है इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे, इधर के प्रश्न, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।